अस्सलामुअलैकुम। मैं काली सी थी। जब भी मालकन मुझे देखती तो कहती, रानी आ तेरा फैशल कर दूं, तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं इनकार कर देती। एक दिन मालकन ने जबरदस्ती मेरा फैशल करते वक्त ऐसी मसाज की कि मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो मैं खुद को पहचान तक न सकी, क्योंकि मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यूं मालकन मुझे हैरान होता देखकर कहती, ये सब मेरे पॉलर का कमाल है। एक दिन मैंने छुपकर पॉलर में लगे कैमरे से अपनी वीडियो देखी तो मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया, क्योंकि मालकन मेरे खूबसूरत नैन नक्श को देखकर गर्विदा हो गई थी। वो हर रोज इसरार करती कि रानी आ जाओ, मैं तुम्हारा फैशल कर दूं। मैं हंस देती और कहती कि बाजी, हमने फैशल करके करना ही क्या है, सारा दिन मट्टी धूल और धूप में काम करना पड़ता है। इधर फैशल किया उधर जाया हो जाएगा। बाजी हंसकर कहती कि तुम मत सोचो इन बातों को, जाया हो जाता है तो हो जाने दो, एक बार मेरा शौक तो पूरा हो जाएगा। दरअसल मुझे अपने रंग रूप की इतनी परवाह नहीं थी। हमारी सारी बिरादरी ही ऐसे दबे दबे रंगों से भरी पड़ी थी, इसलिए ना कोई बात सुनाता और ना ही कोई ताना देता था। बाजी ने इसरार करके मुझे पकड़ ही लिया था और मेरा फैशल करने लगी थी। मैं सो गई थी। जब सोकर उठी तो ये देखकर जान ही निकल गई कि मेरी बाजी तो मेरे। आज फिर बाजी ने जोर लगा दिया था कि रानी, आज तुम घर का कोई काम न करो, बल्कि यहां आकर बैठ जाओ। आज मुझे अपनी मनमानी करने दो। मैं आज वाकई बहुत थकी हुई थी, दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने को। आरामदेह कुर्सी पर बैठकर चेहरे का मसाज करवाने से अच्छी बात और क्या हो सकती थी भला। मैं आराम से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बाजी आराम आराम से फैशल करने लगी थी। मुझे गनूदगी होने लगी थी। यूं ही फैशल करवाते करवाते आंख लग गई और मुझे खबर ही ना हुई कि मैं कब सो गई। न जाने कितने घंटे में सोती रही। जब आंख खुली तो आईना देखकर कांप गई थी। मैं खुद को पहचानने से कासिर थी। मैं बोली, बाजी ये क्या किया है? रानी कहां गई और आईने में नजर आने वाली इतनी खूबसूरत दुल्हन कौन है? बाजी हंस दी थी। बोली, रानी तुम बिला वजह ही कतरा रही थी। देखो मेरे पॉलर का कमाल, तुम्हें तो मैंने परी बना दिया है। मैं बोली, बाजी अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं मुंह धो लूं। बाजी बड़ी खुश थी, जबकि मैं खुद को आईने में देख देख कर मुस्कुराती जा रही थी। मजदूर बंदा ज्यादा देर खुश भी नहीं हो सकता। शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने अपना मुंह धो लिया और घर चली गई। घर जाते ही अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, रानी ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है? मैं खुशी खुशी अम्मी को सारी दास्तान सुनाने बैठ गई थी। मैं बोली, अम्मी बाजी ने मेरा फैशल किया और फिर मुझे दुल्हन बना दिया। जब मेरी सच में शादी होगी ना, तो मैं बाजी से ही मेकअप करवाऊंगी। तुम देखना, पूरी बिरादरी की लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि चुप कर जा, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? ये अपनी शक्ल तो देखो जरा, कैसे नीलो नील हुई पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे अपनी बाजी से खूब मार खाकर आई हो। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई थी। जल्दी जल्दी उठकर आईना देखा तो कांप गई थी। मेरा पूरा चेहरा नीला हुआ पड़ा था। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उड़कर बाजी के पास पहुंचूं और उसका गला दबोच लूं। लगता है उसने मेरे चेहरे पर खराब मेकअप कर दिया था। मैं सारी रात गुस्से से लौटती रही थी। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने अपना चेहरा आईने में देखा था। हर किस्म के दाग धब्बे दूर हो चुके थे। मेरा चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। मेरा दिल बाग बाग हो गया था। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने मेरी नजर उतार दी थी। मैं जब बाजी के घर काम के लिए गई तो उन्हें सारी दास्तान सुनाकर बोली, बाजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था? बाजी बोली, ये फैशल किट इंपोर्टेड है। अगर 7 दिन तुम मुझसे हर रोज फैशल करवाओगी तो तेरे घर वाले भी तुम्हें पहचान ना पाएंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश तो बड़ी हो गई थी, मगर मैं बोली, बाजी काम का क्या बनेगा? बाजी बोली, कोई बात नहीं, काम को तुम गोली मारो। वैसे भी मेरे दोनों बच्चे अपनी नानी के घर हफ्ता भर ठहरने के लिए गए हैं।
वो ही घर गंदा कर डालते थे। अब तो मेरा घर शीशे की तरह चमकता है। शौहर तो वैसे भी रात गए घर लौटते हैं। तुम हर तरफ से बेफिक्र हो जाओ, तनख्वाह भी तुम्हें पूरी मिलेगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगी। मैं बाजी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने सोचा कि इस सब में बाजी का क्या फायदा है। एक तो वो मुझसे काम नहीं ले रही, दूसरा इतना महंगा फैशल और मेकअप भी कर रही है, वो भी मुफ्त। मेरे दिल में शक की कौपल फूट गई थी, मगर फिर सोचा कि मुझे बिला वजह शक करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि हर कोई अपना फायदा देखकर ही किसी के साथ भलाई करे। मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर फैशल करवाने लगी थी। मेरी बाजी के हाथों में जादू था। वो जैसे ही मसाज शुरू करती, मैं नींद की वादियों में खो जाती थी। जब मैं सोकर उठी तो आज फिर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि आज भी मेरे चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगा हुआ था। मैं जल्दी से उठी, लेकिन इतना जोर का चक्कर आया कि मैं कुर्सी पर ही गिर गई थी। बाजी बोली, आराम से रानी, अभी तो गहरी नींद से उठी हो, अभी तुम्हें चक्कर आएंगे। मैंने सर हिला दिया और आराम से बैठ गई। जब मैं जरा संभली तो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मैं आज कल से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं बाजी के पास जाकर बैठ गई और बोली, बाजी, एक बात कहूं? हाँ रानी, कहो, क्या कहती हो? मैं बोली, बाजी, मेरी शादी हो गई तो आप मेरा मेकअप कर देंगी? बाजी एकदम बौखला गई थी। वो बोली, क्यों रानी, तेरी शादी कब है? क्या तू मेरे घर का काम छोड़कर चली जाएगी? इतनी भी क्या जल्दी है तुझे शादी की? अभी सब्र कर ले, बाद में तो मियां की मार होती है, या फिर सुबह शाम बातें ही सुननी पड़ती हैं। मैं हंसकर बोली, बाजी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दरवाजे पर मेरी बारात खड़ी हो। मेरा तो अभी रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे ही एक बात कर दी थी। बाजी का चेहरा एकदम से खिल सा गया था। वो बोली, हाँ रानी, मैं तेरी शादी का भी मेकअप कर दूंगी। मैं घर जाते हुए ये सोच रही थी कि बाजी मेरी शादी की बात सुनकर इतना घबरा क्यों गई थी। ये क्या माजरा है। इतने में ही घर आ गया। अम्मा मुझे देखकर दौड़कर मेरे पास आई और बोली, क्या बात है रानी, तेरा एक्सीडेंट हो गया था क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, अम्मा, तो अपने प्यारे से मुंह से कभी तो अच्छी बात निकाल लिया कर। तुझे क्यों लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया होगा? अम्मा बोली, तेरे माथे से ये जो इतना खून बह रहा है, इस वजह से कह रही हूं। ये चोट तुझे कैसे लगी? अम्मा की बात सुनकर तो मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैंने माथे को छुआ तो मेरी उंगलियां सुर्ख हो गई थी। आईना जाकर देखा तो सारा चेहरा सुर्ख पड़ा हुआ था। मैंने मुंह पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया था। खून जम गया था, जबकि मेरे चेहरे पर एक गहरा सा कट लगा हुआ था। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मा, इस कटे हुए माथे वाली लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अम्मा ने मेरी कमर पर धमोका रसीद किया और बोली, तुझे तो दिन रात उठते बैठते बस शादी के ही ख्वाब आते रहते हैं। मैं चुप कर गई। दिल बड़ा दुखी था। रात का खाना भी ना खाया। अगर सुबह जब शीशा देखा तो मुंह से चीख निकल गई थी। अम्मा बेचारी भी भागती हुई मेरे पास आई और बोली, रानी, क्या हो गया है तुझे? मैं बोली, अम्मा, ये देख, मेरे चेहरे से निशान गायब हो गया है। अम्मा ये देखकर हैरान रह गई थी। वो गुस्से से बोली, रानी, मैं जान गई हूं कि ये सब तू अपनी बूढ़ी मां को तंग करने के लिए करती है। न जाने तू मुझसे किस चीज का बदला ले रही है। इससे तो अच्छा यह होता कि तू एक बार ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार दे, ताकि तेरे दिल में कोई अरमान न रह जाए। मैंने अम्मा को गले लगा लिया और बोली, अम्मा, तेरे सर की कसम, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती। न जाने ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन तू फिक्र न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा को तो मैंने दिलासा दे दिया था, मगर मेरा खुद का दिल डर रहा था कि न जाने ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं काम पर पहुंची तो बाजी बोली, क्या बात है रानी, आज बड़ी परेशान सी लग रही हो। मैं बोली, बाजी, कल घर गई थी तो माथे से खून बह रहा था। अम्मी भी परेशान हो गई थी। माथे पर बड़ा गहरा कट लगा हुआ था, मगर जब सुबह हुई तो मुंह साफ सुथरा था। बाजी बोली, रानी, तू भी पागल है।
मैंने कल जाते समय तेरे माथे पर मेकअप ही ऐसा किया था कि तुझे लगे कि तेरा खून निकल रहा है। वो मेकअप मैंने कल ही यूट्यूब से सीखा था। तू भी झल्ली है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अब मुझे बाजी पर शक हुआ था। मैं जान गई थी कि वो झूठ बोल रही है, मगर इस झूठ के पीछे छुपी वजह मैं जान ना पाई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी। जब मैं कुछ जलने की बू से चौंक गई थी, मैं एकदम से उठकर भागी तो बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, रानी तू किधर जा रही है? मैं बोली, बाजी को जलने की बू आ रही है, किचन में जा रही हूं, देखूं क्या जल रहा है। बाजी हंसकर बोली, कुछ भी नहीं जल रहा, तुझे बस वहम हो रहा है। मैंने गहरी गहरी सांस खींची थी। मैं बू सूंघ सकती थी। सच में ही कुछ जल रहा था, लेकिन बाजी मुझसे क्यों छुपा रही थी? बाजी ने क्यों कहा कि कुछ नहीं चल रहा? बाजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और बोला कि इधर बैठकर फैशन का मजा लो। देखो मैं कितने आराम से तुम्हारे चेहरे पर मसाज करती हूं। मैं कुर्सी पर बैठ गई थी, लेकिन मैंने आज दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं आज फैशन करवाते हुए हरगिज नहीं सोऊंगी। देखूं तो सही, बाजी मुफ्त में मेरे लिए ये सब करती क्यों है? वो मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों है? मैं अभी कुर्सी पर ही बैठी थी कि मेरा जी मतलाने लगा। मैं उठकर बाथरूम की जाने भागी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कभी चक्कर आते हैं तो कभी मतली होती है। मैं जब बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो बाजी का चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं हैरान रह गई कि बाजी क्यों इस कदर खुश हुई है। मैं कुर्सी पर बैठी और बाजी के चेहरे को आईने से देखती जा रही थी। वो बड़े मसरूफ से अंदाज में अपना काम कर रही थी। न जाने उनको देखते देखते कैसे मेरी आंख लग गई थी। सोकर उठी तो खुद को कोसने लगी कि आज भी बाजी का राज ना जान पाई थी। मैं उठ बैठी तो मुझे एक बड़ी सी कतार नजर आई। वहां औरतें ही औरतें थीं। मैं बाजी से बोली, बाजी ये औरतें कौन हैं? बाजी बोली, ये सब औरतें मुझसे फैशन करवाने आई हैं। जो फैशन मैं तुम्हारा मुफ्त में करती हूं ना, ये 10,000 देकर करवाएंगी। मैंने सर हिला दिया था। फिर मैंने अपना सजा सजाया रूप देखा, मगर आज मुझे किसी किस्म की कोई खुशी न हुई थी, क्योंकि मेरा सर चकरा रहा था। जिस्म दर्द की वजह से चूर चूर हो रहा था। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैं हाय हाय करती जा रही थी। अम्मा मेरे सिरहाने खड़ी रो रही थी। अम्मा बोली, रानी तू तो बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। तू तो कहती है कि तेरी मालकिन तुझसे काम नहीं लेती, बस कुर्सी पर बिठाकर मुंह पर लेपा पोती करती है। तो तुम्हारा यह हाल हुआ कैसे है? चेहरा इतना जर्द है जैसे तुझमें एक कतरा भी खून का ना बचा हो। गोश्त हड्डियों से लग गया है। फिर अम्मा एकदम चौंक गई। बोली, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मगर मैं बोली, अम्मा सुबह ले जाना, अभी तो चक्कर ही इतने आ रहे हैं कि चलूंगी तो गिर जाऊंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि तू तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। तेरे साथ की लड़कियां भी लोगों के घरों में काम करती हैं, अगर किसी एक का भी हाल तेरे जैसा नहीं है। वो तो हर वक्त तैयार श्यार रहती है। अब बस तेरा काम खत्म। तू नहीं करेगी किसी के घर का काम। मैं जानूं और मेरा काम जाने, तू घरदारी करेगी। तेरे लिए मैं कमा कर लाऊंगी। मैं चुप कर गई थी। ऐसे ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली। मैं अम्मा से बोली, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुझे भी तो मालूम है ना कि मैं 9 बजे बाजी के घर काम के लिए चली जाती हूं। अम्मा बोली, मैंने तुझे रात में ही कह दिया था कि अब तू किसी के घर का काम नहीं करेगी, तू बस आराम करेगी। हम दोनों माँ बेटी अभी बात ही कर रही थी कि अम्मा का नन्हा सा मोबाइल शोर करने लगा। अम्मा ने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगा लिया था। अम्मा बोली, मालिकन आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आज आपके घर नहीं आ सकेगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। पता नहीं बाजी क्या कुछ बोलती चली जा रही थी। अम्मा बोली, मालकन मैं कुछ नहीं कर सकती,
पैसे से ज्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज है। अम्मा ने इतना कहकर फोन काट दिया था। अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, तू अपनी इसी मालकन की इतनी तारीफ किया करती थी क्या? वो तो इतनी खुदगर्ज औरत है। कह रही थी कि रानी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, पैराडोल गोली दो, ठीक हो जाएगी, और उसे मेरे घर लाजमी भेज दो। मैं चुप कर गई थी। अम्मा मेरे लिए नाश्ता ले आई थी। अभी आधा घंटा भी न गुजरा था कि हमारे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी। फिर मालकन हमारे घर में दाखिल हो गई। वो बोली, रानी, तू अभी तक यहीं बैठी है? मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा भी था कि वो तुझे मेरे घर छोड़ जाएं। तू नहीं जानती क्या, आज फैशल का चौथा दिन है। तू आज ना आई तो गजब हो जाएगा। तू इतनी बदसूरत हो जाएगी कि पहचानी भी न जाएगी। मैं बाजी की बात सुनकर डर गई थी। मैं चारपाई का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई थी। मैं बोली, बाजी, मैं चलने को तैयार हूं। अम्मा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बैठ जा आराम से रानी, तू आज डॉक्टर के पास जाएगी। बाजी एकदम ही अपना मालकन वाला मकाम भूलकर अम्मी की मिन्नत समाजत करने लगी थी। वो बोली, अम्मा जी, रानी को मेरे साथ जाने दे, वहां भी तो इसने आराम ही करना है। मैंने कौन सा काम करवाना है इससे? अम्मा ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी थी। मैं बाजी की गाड़ी में बैठकर उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि बाजी ये सब क्यों कर रही है, इसका इसमें क्या फायदा है। मैंने सोचा कि आज तो मैं लाजमी बाजी का राज जानकर ही रहूंगी। यूं हम बाजी के घर पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल अजीब सी बदबू ने किया था, जैसे कुछ चल रहा हो। लेकिन मैंने बाजी से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि बाजी ने कौन सा मेरी बात मान लेनी है। खैर, मैं कुर्सी पर बैठ गई। मगर ये क्या, अभी बाजी ने मसाज शुरू ही की थी कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मैं जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। मैं अपने चकराते सर को संभाल कर कुर्सी से उतर आई और सोफे पर बैठ गई। मुझे यूं फुर्सत से देखा बैठकर बाजी बोली, रानी, तू आज बड़ी देर रोती रही है। ऐसा कर कि अपने घर चली जा, तेरी वालदा भी तेरी मुंतजिर होगी। मैं बोली, बाजी, चक्कर जरा कम होते हैं तो मैं जाती हूं। बाजी इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का तो बेसब्री से इंतजार था। मैं उठकर खड़ी हो गई और यहां वहां चीजें उठा उठा कर देखती रही कि कोई सुराग मेरे हाथ लग जाए, मगर मुझे कुछ भी नजर ना आया। तभी मेरी नजर एक नन्हे से कैमरे पर पड़ी थी। वो पॉलर की देखभाल के लिए लगाया गया था। मेरे दिमाग ने एकदम से काम करना शुरू कर दिया था। कैमरा बाजी 1 महीना पहले ही लेकर आई थी। तब बाजी का पॉलर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। बाजी ने फुर्सत से बैठकर मुझे वो कैमरा चलाना सिखाया था और ये भी बताया था कि इसमें वीडियो कैसे देखते हैं। मैं 7 जमाते पास थी, इसलिए जल्दी ही सीख गई थी। उस कैमरे का कंप्यूटर दूसरे कमरे में लगा हुआ था। मैंने यहां वहां नजर घुमाई तो कोई भी नहीं था। मैं दबे कदमों से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। वहां टीवी मौजूद था। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली और उसके सामने जा बैठी। मैंने बटनों को छेड़कर 5 घंटे पहले वाली वीडियो निकाल ली थी। मैं कंप्यूटर में नजर आने लगी थी। मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी। बाजी मेरा मसाज कर रही थी। फिर उसने एक डिबिया उठाई और दवाई अपनी उंगली पर लगा ली। फिर मेरी नाक के पास की तो मैं सो गई। बाजी ने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया था। फिर आगे जो कुछ हुआ वो देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। बाजी एक गुड्डा और चंद कागज ले आई थी। वो कागज जलाकर उसने गुड्डे के अंदर सुइयां घोंपना शुरू कर दी थी। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। मैंने जल्दी से वो सब कुछ छोड़ा और अपने घर की जानिब भाग खड़ी हुई थी। मैं लरस रही थी। घर जाते ही मैं चारपाई पर गिर गई। अम्मी ने मुझसे मेरी तबीयत के मुतालिक पूछा तो मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मा, मैं ठीक नहीं हूं। अम्मा, मुझे किसी पीर फकीर के पास दम डलवाने ले जा। अम्मा भी डर गई थी। वो मुझे एक बहुत ही पहुंचे हुए पीर के पास ले गई। उसने मुझ पर दम डाला और मेरा हिसाब किया तो बोला, इस लड़की पर काले जादू के बहुत ही खतरनाक वार चले हैं। वार ऐसे हैं
कि या तो ये पागल हो जाएगी या ये सिसक सिसक कर मर जाएगी। अम्मा और मैं एक दूसरे के गले रखकर रोने लगी थी। पीर बोला, ये कुरानी आयात सुबह शाम पढ़कर खुद पर फूंका करो, सूरह रहमान पढ़कर दम करके पानी पिया करो, इंशाअल्लाह इफाका होगा। हम दोनों माँ बेटी घर आ गई थी। मैं सारी रात कुरान पाक पढ़ती रही थी। मैं यही सोच सोचकर सूखती चली जा रही थी कि आखिर बाजी ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। उसने मुझ पर काला जादू क्यों किया था। मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ था। सुबह बाजी का फिर से फोन आया तो मैंने अम्मी को इशारा किया कि वो बाजी को कह दे कि वो खुद मुझे गाड़ी पर लेने आ जाए। अम्मी ने कह दिया था। आधे घंटे बाद बाजी हमारी घर पर मौजूद थी। वो बोली, रानी जल्दी जल्दी उठो, देर हो रही है। मैं बोली, बाजी घड़ी भर को यहां बैठ जाए, मुझे आपसे बात करनी है। बाजी बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। मैं बोली, आजकल तो नफसा नफसी का दौर है बाजी। हर शख्स को खुद अपनी जात की पड़ी होती है। आप मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों थी। ये बात मुझे समझ ना आती थी। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो आप पर शक हुआ। मैंने पॉलर में लगे कैमरे से देखा कि आखिर सच्चाई क्या है। बाजी वो गुड्डा और तावीज। बाजी एकदम से बौखला गई थी। मैं बोली, बाजी हम पीर के पास दम डलवाने गए थे तो उसने कहा कि मुझ पर काले जादू का वार चला है। आपको पता है क्या, मैंने पीर से कहकर वो काला जादू उस औरत के बच्चों पर वापस पलटा दिया है जिसने मुझ पर जादू करवाया है। आखिरी बात मैंने झूठ बोली थी। मैं फकत बाजी को डराना चाहती थी, वरना मैं इतनी गिरी हुई हरकत कहां कर सकती थी। बाजी एकदम डर गई थी। वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी थी और सिसक सिसक कर बोली, रानी ये सब मैंने किया है तेरे साथ। तू वो काला जादू मुझ पर पलटा दे, अगर मेरे बच्चों को बख्श दे। रानी तू नहीं जानती मैं कितनी मजबूर हूं। मेरा शौहर जुआरिया है, वो कुछ कमाता है तो जुए में हार जाता है और मेरे बच्चे फाके तक सहते रहे हैं। फिर मैंने पॉलर का कोर्स किया और अपने घर में पॉलर खोल लिया। अगर ये भी नाकाम होता हुआ नजर आया तो मैं रूसी में बरकत के लिए तावीज लेने चली गई। वहां एक आमिल बैठा था। वो बोला, काला जादू कर लो, 100% कामयाबी होगी। तुझे बस करना यह है कि एक कंवारी दुल्हन के सामने बैठकर 7 दिन चिल्ला काटना है, तेरा काम हो जाएगा। मुझे सबसे पहले रानी तेरा ही ख्याल आया था। मैं नहीं जानती थी कि इस काले जादू का कोई नुकसान भी है, वरना मैं भूखी मर जाती। अगर ये सब ना करती तो मुझे माफ कर दे। मैं आज ही वो गुड्डा और वो तावीज पानी में बहा दूंगी। बाजी रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। वो बोली, मैं और मेरे बच्चे भूख काट लेंगे, मगर मैं ये हरगिज गवारा नहीं करूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। मुझे बाजी की बातों में सदाकत नजर आई थी, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया था। बाजी भी अपनी बात की पक्की थी। उसने तावीज वगैरह बहा दिए थे। मैं एक ही शब में बेहतर हो गई थी। अब बाजी की मेहनत देखकर औरतें बड़ी दूर दूर से उनके पास आती थीं। बाजी का काम निकल पड़ा था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ ही काम पर लगा लिया था और अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। बाजी बोली, अब तू किसी के घर का काम नहीं करेगी, बल्कि अपना पार्लर खोल लेना। इस तरह तेरा रिश्ता भी अच्छी जगह से ही आ जाएगा। मैं शादी की बात सुनकर हंसती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।